स्वागत है आपका आपके चैनल द फाइट एग्जाम में। कोई भी एग्जाम को फाइट करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए हम इतिहास के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आ गए हैं और आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज याद करते हैं और इसको पढ़ते हैं। तो नोट जरूर कर लीजिएगा और इसे याद जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको बताते हैं। पहला प्रश्न है और बहुत ही लाजवाब प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। वो प्रश्न है मेजनी कौन था। ठीक है, मेजनी कौन था, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है और आपको किस तरह से लिखना है वो मैं आपको बताता हूं। देखिए क्वेश्चन है मेजनी कौन था। ठीक है, पहले क्वेश्चन आप जरूर समझ जाएंगे। कई सारे बच्चे जो है क्वेश्चन को ही नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, उत्तर में लिखेंगे मेजनी इटली में राष्ट्रवादियों के गुप्त दल कार्बोनरी का सदस्य था। ठीक है, मेजनी इटली में राष्ट्रवादियों के गुप्त दल के मतलब छुपा हुआ दल जो था, है ना, कार्बोनरी, उसका क्या था, सदस्य था। ठीक है, वह सेनापति के होने के साथ साथ, वह सेनापति तो था ही, उसके साथ साथ गणतांत्रिक विचारों का समर्थक साहित्यकार भी था। और वह सेनापति भी था, ठीक है, और उसके साथ साथ गणतांत्रिक विचारों का यानी कि गणतंत्र के विचारों का समर्थक था और साहित्यकार यानी कि लेखक भी था, है ना, किताब वगैरह भी लिखा करते थे, तो वो साहित्यकार था। ठीक है, 1230 ईस्वी में नागरिक आंदोलनों द्वारा मेजनी ने उत्तरी और मध्य इटली में एकीकृत गणराज्य की स्थापना करने के प्रयास किया। असफल रहने पर उसे इटली से पलायन करना पड़ा। और वो प्रयास तो कर रहा था कि एकीकृत कर दे, है ना, सबको एक जगह मिला ले। ठीक है, लेकिन ये क्या रहा, फेल हो गया। ठीक है, असफल हो गया और इटली से उसे पलायन करना पड़ा, यानी कि उसको यहाँ से छोड़ करके जाना पड़ा। 1848 ईस्वी में मेटरनिख के पराजय के बाद, अब 1848 ईस्वी में, ठीक है, मेटरनिख के पराजय के बाद, मेटरनिख के हारने के बाद, है ना, मेजनी ने पुनः इटली आकर इटली के एकीकरण का प्रयास किया। और जैसे ही मेटरनिख का पराजय हो गया तो क्या हुआ, मेजनी ने पुनः इटली आकर इटली के एकीकरण का प्रयास किया। ठीक है, इस बार भी वह असफल रहा और उसे पलायन करना पड़ा। और इस बार भी वो असफल रहा और उसको फिर से पलायन करना पड़ा। तो यहाँ पे अगर ये क्वेश्चन रहेगा कि मेजनी कौन था, तो इस तरह से आप बड़े ही आसानी से और बड़े ही अच्छे तरीके से लिखेंगे कि मेजनी इटली में राष्ट्रवादियों के गुप्त दल कार्बोनरी का सदस्य था। वह सेनापति होने के साथ साथ गणतांत्रिक विचारों का समर्थक साहित्यकार भी था। 1830 में नागरिक आंदोलनों द्वारा मेजनी ने उत्तरी और मध्य इटली में, ठीक है, एकीकृत गणराज्य स्थापित करने का प्रयास किया। इसमें असफल होने पर उसे इटली से पलायन करना पड़ा। 1848 में मेटरनिख के पराजय के बाद मेजनी ने पुनः इटली आकर इटली के एकीकरण का प्रयास किया। इस बार भी वह असफल रहा और वो उसे पलायन करना पड़ा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। चलिए अगला प्रश्न और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, गैरिबाल्डी कौन था। ठीक, कार्य की चर्चा करना है। यहाँ पे देखिए, अब बड़े ही अच्छा क्वेश्चन है और इसको कैसे लिखना है वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, इतिहास गैरिबाल्डी को इटली की एकीकरण के क्रम में दक्षिणी इटली के रियासतों का एकीकरण करने हेतु याद करता है। ठीक है, देखिए क्या कहा जा रहा है, इतिहास गैरिबाल्डी को इटली का एकीकरण के क्रम में दक्षिणी इटली के रियासतों, यानी कि दक्षिणी इटली के रियासतों का एकीकरण करने हेतु याद किया जाता है। यानी कि इटली के दक्षिणी भाग में क्या किया था, रियासतों का एकीकरण करने हेतु याद किया जाता है। प्रारंभ में वह मेजनी के विचारों का समर्थक था। शुरू में वो क्या था, मेजनी के विचार का समर्थक था। तो बाद में काबुल से प्रभावित हो संवैधानिक गणतंत्र का पक्षधर बन गया। गैरिबाल्डी पेशे से नाविक था। और एक बात मैं आपको बता दूं, यहीं से आपको क्या बनेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप बना सकते हैं। देखिए, ये बार बार पूछा जाता है कि गैरिबाल्डी जो है पेशे से क्या था, तो गैरिबाल्डी पेशे से क्या था मेरे दोस्त, नाविक था। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। नाविक कहते हैं नाव चलाने वाले को। ठीक है ना। उसने कर्मचारियों तथा स्वयं सेवकों की सशस्त्र सेना का गठन कर इटली के प्रांत सिसिली तथा नेपलस पर आक्रमण कर विजय प्राप्त की। ठीक है, गैरिबाल्डी ने यहाँ विक्टर एमेनुअल के प्रतिनिधि के रूप में सत्ता संभाली। ठीक है, गैरिबाल्डी ने विक्टर एमेनुअल के प्रतिनिधि के रूप में सत्ता संभाली। तत्पश्चात उसके बाद गैरिबाल्डी विक्टर एमेनुअल से मिला और उसके बाद जो है वो विक्टर एमेनुअल से मिला और दक्षिणी इटली के जीते गए संपूर्ण क्षेत्र एवं संपत्ति उसे सौंप दी। और दक्षिण क्षेत्र में जो भी संपत्ति जो है मिला था सब
उसको सौंप दिया। गर्डिन ने विक्टर एमेनुअल द्वारा दक्षिण क्षेत्र के शासक बनने के निमंत्रण को ठुकरा दिया और कृषि कार्य करना स्वीकार किया। देखिए अब ये क्या किया, ये जीत करके जो है विक्टर एमेनुअल को दे दिया, लेकिन जैसे ही विक्टर एमेनुअल कहते हैं कि आप शासक बन जाइए, ठीक है, तो ये कह दिया कि मैं नहीं बनूंगा और कृषि कार्य करना स्वीकार किया और कहा कि मैं किसानी काम करना चाहता हूं और वो उसे सौंप करके चलाया। अगला प्रश्न है मेरे दोस्त, जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी, यानी कि जर्मनी के एकीकरण में क्या क्या बाधाएं थी वो लिखना है। ठीक है, जर्मनी के एकीकरण में निम्नलिखित प्रमुख बाधाएं थी, यानी कि जर्मनी के एकीकरण में निम्नलिखित प्रमुख बाधाएं थी। लगभग 300 छोटे बड़े राज्य, लगभग 300 छोटे बड़े राज्य थे। इन राज्यों में व्याप्त राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक विषमताएं, और इन राज्यों में व्याप्त क्या था, राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक विषमताएं मौजूद थी। राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था, और राष्ट्रवाद की भावना किसी के अंदर, ये राष्ट्र से प्रेम का भाव नहीं था, है ना। ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप, और ऑस्ट्रिया का क्या था, हस्तक्षेप था, तथा मेटरनिख की प्रतिक्रियावादी नीति, और मेटरनिख की जो है प्रतिक्रियावादी नीति था। तो जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं अगर लिखने के लिए कहा जाए तो कैसे लिखेगा, जर्मनी के एकीकरण में निम्नलिखित प्रमुख बाधाएं थी। ठीक है, नंबर 1 में लिख दीजिएगा, लगभग 300 छोटे बड़े राज्य। ठीक है, इन राज्यों में व्याप्त राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक विषमताएं, ये दूसरा हो गया। राष्ट्रवाद की भावना का अभाव, ये तीसरा हो गया। इसी तरह से आपको पॉइंट बना बना करके क्या करना है, लिखना है। ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप तथा मेटरनिख की प्रतिक्रियावादी नीति। ठीक है, तो इस तरह से इसको आप क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे। तो चलिए अगला प्रश्न जो है, राष्ट्रवाद क्या है। ठीक है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ कहा जाता है ये VVI प्रश्न है। ठीक है, राष्ट्रवाद क्या है, देखिए राष्ट्रवाद क्या है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसको याद जरूर कर लीजिएगा। बहुत छोटा भी है और आसानी से आपको याद भी हो जाएगा। अगर याद नहीं होता है तो आप क्या करेंगे, लिख लिख करके याद करेंगे, बहुत आसानी से याद हो जाएगा, है ना। थोड़ा सा याद कर लीजिए, उसके बाद फिर लिखिए, थोड़ा सा याद कर लीजिए फिर लिखिए, है ना। इस तरह से बड़े ही आसानी तरीके से लिखने भी आ जाएगा, राइटिंग भी सुधर जाएंगे और आप क्या करेंगे, याद भी कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं राष्ट्रवाद क्या है। राष्ट्रवाद किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों के बीच व्याप्त एक भावना है जो उसमें परस्पर प्रेम और एकता को स्थापित करती है। यानी कहा जाता है कि राष्ट्रवाद किसी विशेष भौगोलिक, ठीक है, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों के बीच व्याप्त एक भावना है। यह एक क्या है, भावना है, विचार है ना, जो इसमें परस्पर प्रेम, जो इसमें हमेशा मोहब्बत, प्रेम और एकता को स्थापित करती है। और ये क्या करती है, एकता को स्थापित करती है। यह भावना आधुनिक विश्व में राजनीतिक पुनर्जागरण का परिणाम है। और ये भावना जो है आधुनिक विश्व में राजनीतिक पुनर्जागरण का क्या है, परिणाम है। ठीक है, समझ गए होंगे आप। अगला प्रश्न और बहुत ही खास प्रश्न और आज का लास्ट प्रश्न, ठीक है, क्या है, मेटरनिख युग क्या है। ठीक है, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मेटरनिख युग क्या है। आइए मैं आपको बताता हूँ मेटरनिख युग क्या है। ऑस्ट्रिया के चांसलर के रूप में मेटरनिख ने 1815 से 1848 ईस्वी तक शासन किया। देखिए, ऑस्ट्रिया के चांसलर के रूप में मेटरनिख ने 1815 से लेकर के 1848 ईस्वी तक शासन किया। शासनकाल के दौरान उसने यूरोप की राजनीति में इतनी प्रमुख भूमिका निभाई, और क्या किया कि राजनीति में इतनी प्रमुख भूमिका निभाई कि इस काल अवधि को मेटरनिख युग का कहा जाता है। अब इस काल अवधि को मेटरनिख युग के नाम से जाना जाता है, मेटरनिख युग कहा जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नया वीडियो में, तब तक के लिए बाय।